आज की सभा के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, उपस्थित साथियों, बहनों, बच्चों, आपको पता है आज की सभा का मकसद मेरे से पूर्व में सबको बता दिया आपको। उद्देश्य ये था कि अलग अलग गांवों में जो जिम्मेदारी दी गई है एक दफे मिल लें हम आपस में। 20 तारीख का आयोजन है, आपको सबको पता ही है। दिल्ली में आयोजन हो रहा तो दिल्ली वालों का दायित्व ज्यादा बढ़ जाता। कई दफे हम बाहर जाते हैं, लोग कहते आएंगे कि जी सहयोग भी देंगे। हमने ऑल इंडिया जाट महासभा के जब से हमने ये जिम्मेदारी समाज ने हमें दी, ये पांचवा हमने 2002, 7, 13 और 14 में किया ये सम्मेलन। पहले ये 5वां सम्मेलन। दिल्ली के बाहर से हमने इसमें किसी से चवन्नी ली नहीं, और अब भी हमने सबको कहा भाई नहीं, दिल्ली वाले सक्षम हैं आपका भाइयों का स्वागत करने के लिए, और आप आ जाएंगे वही आपका बड़प्पन है, इतना ही सहयोग आपसे चाहते हैं। निमंत्रित किया सबको। 2002 के आयोजन में हमने 65 आदमियों से पैसा कलेक्ट किया था। वो आयोजन जब किया था तो 65 लोगों से, आपस में साथियों से, उसमें भी हमें महसूस हुआ कि नहीं जाना चाहिए लोगों में इस तरह पैसे के लिए। हालांकि बहुत सीमित मात्रा में और बहुत छोटे से क्षेत्र में हमने उसको रखा था। बाद के आयोजन हमने आपस में जो हमारी टीम है उसमें हम बांट लेते हैं कि भाई लाख तू 50,000, जैसा जिसकी क्षमता हो। 10-15 लोग मिलके वो कलेक्ट कर लेते हैं, वो स्वयं से दे या अपने मित्रों से कर ले। इस तरह से इस आयोजन को हम करते हैं, पर्ची नहीं छपवाते। कोई पर्ची छपवा के चंदा मांगे तो ये समझ लेना वो मामला गड़बड़ का है, क्योंकि हमारे ऐसे अनुभव हैं पर्ची वालों में। पर्ची किसी संस्था ने 100 छपवाई, 500 डुप्लीकेट छप भी काट ले गए। ऐसे अनुभव भी हमारे थे। ऑल इंडिया जाट महासभा जब बनी तो पिछले अनुभवों को देखते हुए हमने रेजोल्यूशन में चेंज किया कि जाट महासभा की कोई सदस्यता शुल्क नहीं होगा, कोई मेंबरशिप नहीं होगी। जिसने जाट के घर में जन्म ले लिया और जो संगठन में आस्था रखता है वो इसका मेंबर। हम उसको सीमित संख्या की सदस्यता में बांधना नहीं चाहते थे, और डुप्लीकेट पर्चियों की दुकान को भी बंद करना चाहते थे। 2 मकसद थे। पहले ये था कि हम तो मेंबर नहीं है, हमारे गांव में तो वो फलाना आदमी मेंबर है। दूसरे आदमी ये सब महसूस करते थे कि मैं तो हूं ही नहीं उसका, तो हमने वो उसको निकाल दिया बीच में। हर आदमी इसका मेंबर है, उसको वो मतलब किसी से कम नहीं है। उसका जो भागीदारी, उसका जो शेय है समाज में, जो भी आस्था रखता है संगठन में, जो समाज में पैदा हो गया वो इसका सदस्य है। ऐसा हमने बायलॉज में चेंज कर दिया था, क्योंकि पैसा जहाँ इन्वॉल्व हो जाता संस्था में फिर वो दूसरे काम शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमने एक डिस्टेंस रखा। आवश्यक होता वो अपना देख लिया, और नहीं तो उस चक्कर में ना पड़ो, काम करो, अपना एजेंडे पे काम करो। और एजेंडा हमारा वो हमने तय नहीं किया, वो तो जब ये बनी थी तब क्या हुआ था। समाज सुधार, शिक्षा में उन्नति, आर्थिक उन्नति और समाज को संगठित करना, इन चारों उद्देश्य पे पहले काम करते थे। चारों उद्देश्य पे आज काम करते हैं। जाट महासभा का उद्देश्य बहुत ही साफ है। जाट एक जाति है और ये जातीय संगठन है, लेकिन हम जातिवादी नहीं। किसी जाति से दुराव नहीं, भाईचारे में विश्वास करते हैं, हर एक की मदद करते हैं, उसमें जाति नहीं देखते। जातीय संगठन होना एक बात है, जातिवादी होना एक बात है। किसी भी चीज में जब वाद आ जाता है तो वो खतरनाक हो जाती है।
सांप्रदायिकवाद आ जाए या जातिवाद आ जाए या वाद नहीं आना चाहिए। तो हम उस एंगल से काम करते हैं और उसी बात को लेके हम बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के गांवों की स्थिति आप और हमसे छुपी नहीं है। पहले हमारे ब्लॉक में एक्विजिशन चला और जब हम नजफगढ़, कंझावला, नरेले साइड में जाते थे तो लोग कहते थे भाई पहाड़ वाले की जमीन बिक रही है। एक धारणा बनी हुई थी और समस्याओं की बात करते थे तो वो नहीं समझते थे। अब हम सब बराबर हो लिए हैं। अब पूरी दिल्ली अर्बनाइज्ड है। जो रूरल, जो देहात का एरिया था वो खत्म हो गया। दिल्ली स्टेट में लैंड रिफॉर्म एक्ट, जिससे भूमि का कंट्रोल होता था, लैंड रिफॉर्म एक्ट खत्म हो गया। दिल्ली के लिए जमीन का कोई एक्ट नहीं। पिछले 8 साल से दाखिल खारिज बंद हो गए, दाखिल खारिज नहीं हो रहे हैं क्योंकि कोई एक्ट ही नहीं है। किस एक्ट में दाखिल खारिज करें? डीएलआर एक्ट 1954 खत्म हो गया। तो हमारी स्थिति दूसरे जाटों से भिन्न है। नेशनल कैपिटल में होने की वजह से जब देश आजाद हुआ, नेशनल कैपिटल बनी दिल्ली, तब हमको स्पेशल प्रिविलेज दिए गए थे। देश में कहीं भी ऐसा नहीं था जहां पंचायत भी थी और कारपोरेशन भी थी। दिल्ली राजधानी बनी तो दिल्ली में ग्राम पंचायत भी थी और काउंसलर भी थे। 2 एजेंसी कहीं काम नहीं करती। जब कमेटी हो जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाता, पंचायत खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ गांव में, रूरल में भी कारपोरेशन थी और शहर में भी थी, लेकिन प्रधान भी थे। हमारे कुछ नेताओं ने पता नहीं क्या सोचा, उन्होंने अच्छा सोचा या बुरा सोचा, उन्होंने लिख के दे दिया कि दिल्ली की पंचायतें खत्म कर दी जाए। हमारे बड़े नेताओं ने, मैं नाम लूंगा तो कईयों को अच्छा भी नहीं लगेगा, कुछ कंट्रोवर्सी बनेगी, वो मैं नहीं चाहता, लेकिन लिख के दे दिया। हमने बहुत ताकत लगाई उस पर। दिल्ली ग्राम विकास पंचायत की तरफ से हम सफल नहीं हो पाए उसमें। दिल्ली की पंचायतें खत्म हो गई। हमारे बहुत से अधिकार जो हमारे पंचायत के नाते मिलते थे वो हमारे छिन गए थे। अब हमको उठा के अर्बनाइज एक सिरे से कर दिया गया। ना दिल्ली को अब कृषि का दर्जा है राज्य में, ना यहाँ कोई एक्ट है कृषि के लिए, कुछ नहीं है। मतलब हम बड़ी वैसी स्थिति में चिंतन नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। बिखराव में जो होना चाहिए था, ना उसका विरोध हुआ, ना उस पर कोई काम हुआ, क्योंकि कोई संगठन नहीं रहा। जो पुराने संगठन थे, जो पुरानी प्रणाली थी, वो फेल हो गई। जिन व्यवस्थाओं से पहले इकट्ठे हो जाते थे वो खत्म हो गई और नया कोई मामला बना नहीं। तो हमने ये तय किया कि भाई इससे ही शुरू कर लो, सब गांवों को जोड़ लो। फिर हमारे दूसरे जो भाई हैं उनको भी हम निवेदन करेंगे, कोई जाटों के तो गांव है नहीं, सबके गांव है। फिर घर सुधार के दूसरे से मदद मांगी जाती है। घर बिगड़ा पड़ा हो तो कौन साथ आएगा? इकट्ठे करके बाकी गांव को भी इकट्ठा करें। दिल्ली के इश्यूज पे एक सशक्त मोर्चा बनाने की आवश्यकता, अगर एक अपना वजूद बचाना है तो दिल्ली की स्थिति बिल्कुल अलग है। ये जो 20 तारीख का कार्यक्रम है, उस पर यही चिंतन है, इन्हीं बातों का चिंतन। फोकस करेंगे इन सब बातों पे। भाइयों ने बताया आरक्षण एक विषय, महत्वपूर्ण विषय। आरक्षण दिल्ली राज्य में हमको 99 में मिला, लाभ हुआ उसका। गांव के बच्चे शहर के बच्चों को कम्पीट नहीं कर पाते हैं, अगर थोड़ी सी मदद मिल जाए। ये सड़क पार कॉलेज है, इसमें दिल्ली के बच्चों का दाखिला होता। मेरे ख्याल से इसमें 200 से ज्यादा बच्चे हैं जो ओबीसी कोटे में हमारे समाज के।
पढ़ रहे हैं। अगर ओबीसी कोटा नहीं होता तो सामने वाले कॉलेज में आपके 200 बच्चे नहीं होते। नेताजी सुभाष चंद्र 25 साल में पूरे देश की बात करें तो 3 लाख बच्चों को नौकरियां मिली। उसमें ज्यादा राजस्थान को मिली है क्योंकि राजस्थान का केंद्र में भी आरक्षण है। केंद्र में भी आरक्षण है, हमारा केवल दिल्ली में है। अगर हम भी केंद्र में होते, ये बैठे हैं भाई एलावत जी, इसी बैच में यूपीएससी से करीब 60 प्रिंसिपल आए हैं। 60 प्रिंसिपल क्लास 1 की पोस्ट पे अभी इसी बैच में आए हैं जो अभी आया। हमारे जब हम पढ़ते थे तो 6 प्रिंसिपल नहीं थे दिल्ली में, आज एक बैच में 60 प्रिंसिपल आए। ये फर्क, टैलेंट तो पहले भी था, लेकिन टैलेंट में क्या थोड़ा सा चलता है, वो शहर के लोग ज्यादा उसमें भागी ले जाते थे। और जाट समाज के ही नहीं, जो भी देहात की हमारी दिल्ली प्रदेश की जो दूसरी जातियां, उनके भी लोग आए हैं और आना चाहिए उनको। चौधरी चरण सिंह ने तो 1949 में ये कहा था कि 50% आरक्षण ग्रामीण परिवेश के लोगों का कर दिया जाए। 1949 में गांव के कोई भी हो, ABCD, उस टाइम बात मान ली गई होती थी। ये खाई नहीं बढ़ती अमीर शहर और गांव के बीच की जो बनी, लेकिन चलो देर जो भी होता है। अब विडंबना ये, हमारी दिल्ली राज्य में एक कमीशन बैठा, उस कमीशन ने रिकमेंड किया, पूरे तथ्य उन्होंने उठाए और उन्होंने पूरी छानबीन करके और ये माना कि जाट समाज भी पिछड़ा वर्ग के जो नियमावली है उसको पूरा करता। उन्होंने रिकमेंड किया। चौधरी साहब सिंह के टाइम में वो कमीशन, लोढ़ा कमीशन बैठा था, रिपोर्ट दे दी उसने, और कुछ कारण थे, मैं उसमें ना जाऊं कि वो नहीं कर पाए साहब सिंह जी। फिर शीला दीक्षित आ गई, उसको तो करना ही नहीं था शीला दीक्षित को। बाद में सरकार बदल के, शीला दीक्षित नहीं, वो आ गई सुषमा स्वराज, उसने किया नहीं, सरकार बदली, शीला दीक्षित आ गई। उस टाइम हमने मूव किया शीला दीक्षित के आने के बाद, वो अच्छी लेडी थी। और हम दिल्ली देहात का एक डेपुटेशन अजीत सिंह जी के नेतृत्व में लेके गए शीला दीक्षित के यहाँ। जिस रोज गए उसी दिन उन्होंने हमें नोटिफाई कर दिया, सेम डे, एक दिन भी उन्होंने इंतजार नहीं कराया और आरक्षण मिला। और उस आरक्षण की वजह से करीब 30,000 नौकरी हमारी इस 25 साल में अलग अलग डिपार्टमेंटों में हमारे बच्चों को मिली। केंद्र में हमने प्रयास किया 2014 में, भूपेंद्र हुड्डा, अमरिंदर सिंह और अजीत सिंह 3 बड़े नेता थे, क्योंकि बिना वकील के काम नहीं होता कोर्ट में। ये सरकार भी एक कोर्ट की तरह से काम करती है। आपका अच्छा वकील है, आपका दबाव देने वाला वकील है तो आपका काम हो जाएगा। आपका नेतृत्व अच्छा है तो काम हो जाएगा, नेतृत्व अच्छा नहीं है तो काम नहीं होगा। तो उस टाइम हम भाग्यशाली थे, अजीत सिंह, भूपेंद्र हुड्डा और अमरिंदर सिंह, तीनों दिग्गज हमारे साथ थे। और उस सरकार ने उनको देख के, हम तो वहां तक गए नहीं, हमारे आरक्षण का मन बनाया और दे दिया उन्होंने। आरक्षण हो गया और उस आरक्षण के माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक साल का दाखला हुआ। 22,000 ओबीसी की सीटें दिल्ली विश्वविद्यालय में खाली रहती थी, बच्चे मिलते ही नहीं थे। जो हमारी ओबीसी की जातियां हैं सब बच्चे दाखला ले लेते थे, तो भी 22,000 सीटें दिल्ली विश्वविद्यालय में खाली रहती थी। जिस साल हमको हुआ ओबीसी, उस साल एक भी सीट खाली नहीं रही, यानी कि वो 22,000 दाखले हमारे बच्चों को मिल गए। पूरी सीट दिल्ली यूनिवर्सिटी की बड़ी एक बैच में। लेकिन उसमें फिर एक भाई ने हमारे खिलाफ रिट कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई कमी है, सारा इसमें प्रोसीजर पूरा है, लेकिन सुन लेते हैं, रिट एडमिट हो गई।
हियरिंग पे जब वो आई, जिस बेंच के सामने हमारी रिट गई, उसमें एक सज्जन जज थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील से उनको सीधा सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। परिपाटी है, पहले हाई कोर्ट का जज बनता है, फिर प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में आता है। उन वकील साहब को सीधा जज बनाया गया और हमारा केस उनके सामने रखा गया। कोई दिक्कत नहीं, किसी के सामने रख देते, लेकिन वो सज्जन जो थे हमारे अपोजिशन का, जिन्होंने हमारे खिलाफ रिट की थी, उसके वकील थे वो, और उन्होंने उस फाइल की तैयारी हमको हराने के लिए कर रखी थी। एज ए वकील वो हमारे खिलाफ केस लड़ने जा रहे थे और इस बीच उनको जज बना दिया गया। वो मतलब मामला हराने का तो फिर उसके हाथ में हो गया ना। पहली तारीख पे जब हम गए तो फाइल देख के कहने लगा, जाट तो पिछड़ा है नहीं, फिर भी चलो, तो मतलब फैसला तो आ गया भाई, इसने दे दिया, अब क्या हियरिंग होनी है। तो मैं ये बता रहा हूं कि षड्यंत्र हुआ और वो चला गया, उसमें राजनीति भी इन्वॉल्व थी। प्रधानमंत्री से मिले हम सब जाके, प्रधानमंत्री ने कहा भाई मैंने तुम्हारा नमक खाया। वो प्रभारी थे हरियाणा के संघ में, वो प्रभारी थे हरियाणा के, और प्रभारी का आपको पता है अटैची लेके किए के घर गृहस्थ भोजन लेता, रोज किसी ना किसी के घर जीमता, तो बहुत दिन जीम रहा था। बोला मैंने तुम्हारा नमक खाया। वायदा करता हूं इसको बिल्कुल कानूनी अड़चन दूर करके और आपको न्याय देंगे और आपको शामिल करेंगे। 15 से 23 आ गया। 17 में अमित शाह से मिले थे, तो कहने लगा भाई बिल्कुल वाजिब है और आपकी मांग, हम आपको आरक्षण देंगे। यूपी चुनाव था उस टाइम पे, बोला चुनाव के बाद आ जाना, मैं मूछ का बाड़ देता हूं। इससे बड़ा तो क्या वायदा कराएं किसी से। वो मूछ का बाड़ भी हमारे पास है, नमक वाला सौदा भी हमारे पास है, और इतने साल से बहुत दफे मिल ली है बाद में भी। ये जाते रहे, इनको ले जाता हूँ, बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ मैं, मेरी आदत है, तो इनको ले जाता हूँ, इनका डर निकालूं नेताओं से और इनको नेगोशिएशन बातचीत करना सिखाऊं। मैं ट्रेनिंग में बहुत विश्वास करता हूँ। इनको ले जाता था, मैंने मिलाया इनको सबको, ले जाके वायदे करते रहे, लेकिन नहीं है, लंबा अरसा हो गया। इस दौरान हमारे बीच में कई अनुमान पैदा हो गए। लंबी कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी बताता हूँ। 24 अगस्त का हमने मेरठ में मीटिंग रखी। 24 अक्टूबर 4 तारीख, सॉरी नवंबर अब चल रहा है, सितंबर की रखी हमने, उन्होंने 1 नवंबर की रख दी मेरठ में, 1 अक्टूबर की मेरठ में रख दी। और उसमें उस हमारे इश्यू को डाइल्यूट किया गया। एक और भाई ने 28 अक्टूबर की रख दी, पता नहीं वो हुई ना हुई क्योंकि खबर नहीं आई, लेकिन तारीख रखी गई और बड़े नेताओं का प्रचार किया गया कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 28 अक्टूबर को इकट्ठा होंगे। और एक भाई ने 4 नवंबर की रख दी। ओम प्रकाश भाई सलाहकार थे, उसके सलाहकार मंडल में थे, इस महीने रख दी। तो बिरादरी मजबूत तो हमारी ऐसे हो रही है, उनसे लड़े या इनसे लड़े, किससे लड़े बताओ। आप समाज के लोग बैठे हो, आपको बीमारी बता रहा हूं, बहुत टफ काम है अपने समाज में काम करना। आज भी बता रहे हैं, कोई हो रही है, आज भी हो रही छावल में। हरियाणा में गया मैं, अभी 3 दिन हरियाणा में था। हरियाणा में मेरे से प्रेस वालों ने सवाल किया, क्या है भाई आप हरियाणा में फिर कुछ शुरू कर रहे हो? वो जानबूझ के पूछ रहे थे। अगले साल हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है,
उनको ये था हरियाणा में ये कुछ शुरू कर दे तो 35-1 बना दो इसको और दोबारा उस चुनाव को 35-1 पे ले जाओ। मैंने कहा हम आंदोलन नहीं कर रहे, हमारा हरियाणा में कोई एजेंडा नहीं है, हम तो दिल्ली में, और वो भी आंदोलन नहीं है, दिल्ली में जो केंद्र सरकार है उसको याद दिलाने के लिए अपना जलसा कर रहे हैं। 4 तारीख को फैसला कर दिया घेवरे में कि रोहतक मीटिंग करेंगे। हरियाणा वाले का दोबारा से इलाज करने के लिए 26 तारीख को रोहतक जा रहा है एक भाई। आप बोल लेने दो जिस सर बोलता। तो ये मराठा आंदोलन था, अभी था ना, चल नहीं रहा। उन्होंने सब पार्टियों के घुटने टिकवा दिए। ऑल पार्टी मीटिंग हुई वहां बॉम्बे में और सभी पार्टियों ने एक सुर में ये कहा कि मराठा को आरक्षण होना चाहिए। सत्तारूढ़ ने भी, विपक्ष ने भी, जितनी भी पार्टियां वहां रजिस्टर्ड है, पार्टी तो अभी हमें कोई गिनी नहीं रही है, वो देख रहे हैं कि इसके तो एक इन्होंने 20 का सम्मेलन रखा था, उससे पहले 4 हो लिए इनके। इन शरारतियों को नहीं रोक सकते, लेकिन इनकी मीटिंग में जाने से तो रोक सकते हो आप। देख रखा, भुगत रखा, लेकिन कोई मतलब है नहीं। बड़े मौजूद आदमियों के नाम उसमें डले हुए थे, कोई सलाहकार था, कोई संरक्षक था, कोई फलाना था, ढिकड़ा था। अरे पूछो यार, कोई भी आ जाए तुम्हारे घर आके तुमको निमंत्रित करे और फूले नहीं समाओ, नाड़ काटो, माला गलवान, क्या चक्कर है? जिससे बिरादरी का नुकसान होता हो सोचना चाहिए मैं जा कहाँ रहा हूं। 20 लोग आते हैं हमको बुलाने, हम उसका देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या। भाषण देने का कोई ऐसे प्रोफेशनल थोड़ी है, हम कोई बुलाएगा वहां जाके भाषण दिया। पहले उस मंच की और उन लोगों की इंटेंशन देखो, वो क्या कर रहे हैं, उससे समाज का भला होगा या समाज का नुकसान होगा। लेकिन आज ऐसा हो गया कि कोई हो घूम रहा। कल मैं वहां था बुलंदशहर में, कहने लगे घूम रहा रथ बना के और पर्ची ले रहा और चौधरी चरण सिंह की 25 फुट की प्रतिमा लाऊंगा। बोला उसी पे उसने पर्चियों का और ये वो। गांव में लोग इमोशनल है, आजकल पैसा बहुत है, फिर मांगे भी 10-20 हजार रुपये मिल जाते। पैसा होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा कहाँ दे रहे हो, किसको दे रहे हो, देखना चाहिए। ये फाइनेंशियल मैटर भी बहुत बड़ी बीमारी हो गया। वो राजस्थान के 2 हैं कलवाड़ियाँ पलसाड़ियाँ, कोई एजेंडा नहीं उनका, कोई एजेंडा नहीं। प्रेस वालों ने मुजफ्फरनगर घेर लिया, बोला भाई एजेंडा बताओ। बोला समाज को जागरूक कर रहे हैं। अरे ये समाज जिसको चौधरी छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत जो है, जिसको जागरूक करके तू जागरूक क्या करेगा? तू जाट समाज को बेवकूफ समझ रहा है, इसका मतलब? जाट समाज को तो जागरूक चौधरी छोटू राम ने 100 साल पहले कर दिया था। कोई एजेंडा नहीं। अखबार में बयान दिया, भाई हमने वायदा किया प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री से मिले वो एक नेता बीजेपी के लेके गए थे। अखबार में बयान दिया, हम प्रधानमंत्री से वायदा करके आए पूरे जाट समाज को बीजेपी से जोड़ देना। ये काम आप कहीं भी जुड़ो, बीजेपी से जुड़ो, कांग्रेस से जुड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारे संगठन का काम नहीं है। हम ऑल इंडिया जाट महासभा में काम करते हैं। हमारे लिए बीजेपी, आप पार्टी, कोई पार्टी, नेलो, आरएलडी, हमारे लिए सब बराबर है। जो बात समाज पे करे, हमारे मंच का कोई राजनीतिक इस्तेमाल ना करे, इस पे हम नजर रखते हैं। हमको समाज के ग्रीवेंसेस पे मदद चाहिए। अभी हमने आह्वान किया बीजेपी के लोगों से, भाई आओ हमारे वकील बन जाओ, जो एमपी और मंत्री हैं, आओ हमारे वकील बन जाओ। हम आपको लीडर मान के, सरकार ने आरक्षण देना है, हम नहीं जा सकते, आप हमको वहां तक लेके चलो और हमारी समस्या का समाधान करा दो, आपका अभिनंदन करेगा समाज। अप्रोच किया, भाषणों में नहीं कहा, मैं उनके घर जाके उनको कह गया कि भाई आप निमंत्रित भी हो और निमंत्रित नहीं हो, आप हमें वहां तक ले चलो, हमारी बात को पहुंचवा दो, रखवा दो। उन्होंने वायदे कर रखे, उसका जवाब दिलवा दो उनसे।
लेकिन अभी तक किसी ने वकालत करने की हाँ नहीं भरी। अब हमारे पास अजीत सिंह और भूपेंद्र हुड्डा नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा आखिरी दिन अपना इस्तीफा लेके गया था मीटिंग में, या तो आरक्षण हो जाए मेरे समाज को या ये मेरा इस्तीफा। इतना मजबूत नेता जब मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। अजीत सिंह और भूपेंद्र हुड्डा दोनों इस्तीफे के साथ गए थे मीटिंग में। तो आज हम ढूंढ रहे हैं कोई वकील। आज की सत्तारूढ़ पार्टी में कोई वकालत आपकी नज़र में आ जाए और आपके संपर्क में हो तो आप भी बताना, निवेदन कर लेंगे। वकील चाहिए हमको, क्योंकि हम और आप तो आवाज़ को उठा सकते हैं अधिवेशन में, देंगे सत्ता में बैठे हुए लोग। केंद्र का आरक्षण मांग रहे हैं तो केंद्र में जो बैठे हैं वो देंगे, उनसे ही मांगेंगे। इससे बेवकूफ़ हम भी नहीं हैं, हमको ना पता हो कि कहाँ मिलेगा और तरीका भी पता। लेकिन वकील चाहिए। जब तक ये पॉलिटिकल लोग जो इस पार्टी में सक्रिय हैं, जब तक ये समाज के वकील नहीं बनेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। हमारा प्रयास जारी है। आप भी जो योगदान दे सकें आपका भी स्वागत है। बाकी बातें तो उस दिन होंगी वहाँ सम्मेलन में। चंदे वंदे से बचना, चंदे की कुछ नहीं, अंदर अंदर व्यवस्था कर लेंगे, जिस प्रधान जी से कह देंगे। लेकिन अंदर की व्यवस्था सार्वजनिक तौर पे हम पर्ची वाला चंदा करते नहीं और उससे दूर रहते हैं। फाइनेंशियल मैटर में संस्था डूबती है, बिगड़ती है। आप लोग आए, मैं सभी निर्वाचित प्रधानों का, जो अभी संख्या कम है, अभी तो 30 गांव में अभी हमारी इकाई गठन हुआ। 1 साल के बाद जो हमारी मीटिंग होगी उसमें हर गांव का प्रधान आपके साथ होगा, यहाँ पे बैठा होगा और एक निरंतरता बनाएंगे। एक निरंतरता बनाएंगे, खाली ओबीसी नहीं, जो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ है। हर गांव में रेगुलर कार्यक्रम करेंगे। हर गांव में एक कोर्स डिजाइन करेंगे कि किस तरह से समाज के नए बच्चों को जाति से जोड़ा जाए, समाज से जोड़ा जाए। मूल चरित्र हमारा क्या है। हमारे बच्चे इन कॉलोनियों में आजकल पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं, भाषा हमारी गई। मेरे ख्याल से एक पीढ़ी के बाद भाषा का लोप हो जाएगा, क्यों पब्लिक स्कूलों में हम पढ़ा रहे हैं और हम बेइज्जती समझे अगर बच्चा अपनी भाषा बोले तो। आज भी गुजरात में जाओ, 400 साल पहले गया हुआ गुजराती गुजराती बोल रहा है, अंग्रेजी भी बोल रहा है, लेकिन गुजराती बोल रहा है। जो मद्रासी यहाँ 100 साल पहले 70 साल पहले आ गया, उसके बच्चे घर में मद्रासी में बोल रहे हैं। लेकिन हम अपने से अपनी भाषा में बात ही नहीं करते। कहते हैं इतने अच्छे स्कूल पढ़ा रहे हैं फिर भी अपनी बोल रहा है। अरे एक आदमी मिनिमम है, 4 भाषाएं तो मिनिमम दिमाग में रिसीव कर लेता और बोल सकता। और जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो 16 भाषाओं में बात करते हैं। तो आपको दिक्कत क्या है, आपकी भाषा भी रह जाए। अब थोड़े दिन में क्या होगा, भाषा गई। छोटे छोटे बच्चों को इतना स्ट्रेस डाल दिया, चश्मे लगे हुए हैं। अभी हमारे पास एक था, वो भाषा थी, जहाँ हम खड़े के होके बोलते थे तो ये शहर के लोग पीछे हट जाते थे, बोले भाई ये वही है जाट है। तो सैकड़ों इंसिडेंट ऐसे ही टल जाते हैं, ऐसे ही दुकान जम जाती है। ना उन बच्चों की फिजिक रही, अब दिल्ली देहात में फिजिक भी जा रही है बच्चों की, और ना उनकी भाषा रही। आम भेड़ चाल में रहेंगे, कहीं रोड पे कुटेंगे। तो उनको बनाओ वही बताओ, अपनी भाषा का भी ज्ञान हो उनको और अपने शरीर से भी वो ठीक हो, क्योंकि दिल्ली का कैरेक्टर बहुत तेजी से बदल रहा है। महाबल मिश्रा आगे नजफगढ़ में, तो बताओ और कौन काउंसलर में MLA भी बाहर के आगे। देहात का ये यहाँ तो बहुत पहले आगे थे। और जनसंख्या इनकी तेजी से माइग्रेशन बढ़ रहा है, ये लोग आ रहे हैं, संख्या घट रही है। वजूद को बचाने के लिए संगठन भी जरूरी है और अपनी ओरिजिनलिटी को भी कायम रखना जरूरी है। और यही हमारा उद्देश्य है। ये 20 तारीख को ख़त्म नहीं होगा, ये तो अब शुरू किया। हम इस एजेंडे को बढ़ाएंगे, गांव-गांव में घुसेंगे, गांव प्रधान होगा, उसको एक एजेंडा डिजाइन किया जाएगा जिसको लेके काम करेंगे दिल्ली देहात के गाँव में। ऐसा हमारा सोच है।
आपने सुना, आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय जाट।